जी पार्ट A2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम कर रहे थे ML। अच्छा स्टूडेंट एक मुझे बता रहे हैं कि हाँ स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि ये जो हैवी ड्यूटी व्हीकल है इसका सलूशन पीछे गलत है। बिल्कुल सही कह रहे होंगे। असल में लास्ट टाइम मैंने ये टेस्ट में दिया था और टेस्ट में मैंने ये वाली लाइन गायब कर दी थी ज़रा सिंपल करने के लिए इसको। ये लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, टेस्ट में सरप्राइज़ दिया था क्योंकि ये पिछली से पिछली अटैम्प्ट का था ना, बच्चों ने देखा नहीं होता तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं ज़रा। तो जब ये गायब कर दिया तो फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही वो डेप्रिशिएट हो रहा था, तो ये उसका सलूशन वैसे है। लेकिन कोई मसला नहीं, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो सलूशन मैंने आपके साथ किया है ये फाइनल सलूशन है। ये ICAP वाला सवाल है ओरिजिनल और उसी का सलूशन है ओरिजिनल। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो मैं ज़रा अपने पास भी ये नोट कर लूँ ताकि बता दो ज़रा सफ़ा नंबर। ये इसमें जनाब वाला ये है हैवी ड्यूटी व्हीकल। ये हैवी ड्यूटी व्हीकल की वर्किंग जो है ये रिवीजन चाहती है। ठीक है जी, तो करेक्शन नीडेड। और मैं ये करेक्शन कर दूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए, आप लोगों के लिए तो हो गई करेक्शन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर एज डन इन लेक्चर नंबर 52, ये मैंने अपने लिए लिखा है जी, आप लोगों के लिए नहीं, आपके लिए तो ये हो गया। ठीक है, तो ICAP का ओरिजिनल सोल्यूशन जो है वो यही है। असल में ओरिजिनल सवाल में ये लाइन थी, मैंने वो उड़ा दी थी लास्ट टाइम। ठीक है ना, तो वो फिर मैंने ऐसे ही कह दिया होना है, सोल्यूशन डालना होगा किताब में इन्होंने टाइप करके, तो मैंने कहा होना है अच्छा यार ये वाले सवाल का तो मैंने वो टेस्ट में दिया था, ये दिन से निकल गया होगा तो इस वजह से ये इस तरह से अपलोड हो गया। ठीक है, तो आपके लिए ये वर्किंग 3 नहीं है, आपके लिए नहीं ये वाली वर्किंग 3 है। ठीक है, 3 और 3.1 ये वर्किंग है आपकी, और इसी हिसाब से फिर ये फिगर्स हैं और इसी हिसाब से ये फिगर्स भी हैं। तो ये सारा कुछ ही आपका आज बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ओके डन। ये भी फिर उसी हिसाब से सही हो जाएगा। पहले थोड़ा दिल उदास है यार लैपटॉप भाई, आप बच्चों की वजह से आप फिर तमाशे ना लगाओ। ये जी नॉन करंट एसेट्स में हैवी ड्यूटी व्हीकल, ये सही है, देखें ज़रा। नहीं ना सही, और उसके बाद हाँ वो उसी वर्किंग के हिसाब से हुआ है ना, तो वो तो सही है ना, वो जाहिर सी बात है, जब टेस्ट में दिया था और डिस्कस किया था और वो सोल्यूशन दिखाया था तो उस हिसाब से तो सही हुआ है ना। और यहाँ पर ये डेप्रीसिएशन भी देखो स्ट्रेट लाइन वाली बराबर आ रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैंने अपने लिए नोट की हैं ताकि अगली बार आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को ये तकलीफ़ ना हो। आप लोगों को तो अगली बार के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होगी, इंशाल्लाह इसी बार में ही आपने खुद सही कर लिया, वो मैंने आपको करवा दिया, सवाल सही हुआ है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, उसकी वजह बता दी है। अच्छा एक ही है, चल अच्छा जी, अब ये आखिरी एडजस्टमेंट है, ये करते हैं। अच्छा उसके बाद ना बच्चों मेरा ये प्लान बन रहा है कि मैं पार्ट भी आधा घंटा ब्रेक करूँगा, आज हफ्ता है। वैसे हम ज़ोहर अभी पढ़ के आए हैं, थोड़ी लेट क्लास शुरू हुई थी, FAR 2 की ज़रा एक्स्ट्रा क्लास ली थी मैंने हल्की सी। तो असेसमेंट की डिस्कशन पेंडिंग है, वो वैसे ही आपको मैंने कहा हुआ है ज़ोहर के बाद इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं, तो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, आधा घंटा लगे पौना, जितनी मेरी हिम्मत हुई, तो वो हम इसको क्लोज़ करके तो फिर वो असेसमेंट की डिस्कशन करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। पॉइंट 3 है ऑन 1 जून 2021, ये मैंने एक बार साल बनाया था ना, अब इसी को देखी जा रहे हैं। अच्छा 1 जून 21 का मतलब, चलो इधर दोबारा बना लेते हैं अपने इस एडजस्टमेंट के लिए ना, बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। हमारा साल जो रेलेवेंट साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 21 को, ऐसा ही है, जनवरी ऐसे लिख देता हूँ, 1 जनवरी 21 को साल शुरू हो रहा है हमारा रेलेवेंट, और ये पहला साल ख़त्म होता है हमारा 31 दिसंबर 21 पर, और फिर अगला साल एंड होता है जाकर
31 दिसंबर 22 पर, ठीक है। अब इस साल के हिसाब से वो कहता है हुआ क्या, यकम जून 21 पर ML स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन यकम अक्टूबर 22। तो यकम जून 21 को यहाँ कहीं ऐसा ही है, और बोलो यकम जून, अच्छा नहीं यहाँ नहीं, एग्जैक्ट यहाँ नहीं, एक मिनट यहाँ तो 6 महीने बनते हैं ना, ये यकम जुलाई बन जाएगा। तो अगर हम यूँ करें तो ये होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे है ना। तो यहाँ पे यकम जून 2021 को ये बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ और यकम अक्टूबर पे ख़त्म हो गया। यकम अक्टूबर का मतलब यहाँ पे होगा 30 जून और यहाँ पे होगा 30 सितंबर। तो यही 30 सितंबर जो है, ये सितंबर और ये अक्टूबर है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर ये यकम अक्टूबर का मतलब 30 सितंबर ही हुआ ना। मैं यकम अक्टूबर ही लिख देता हूँ क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है, वैसे 30 सितंबर ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे 2022, ठीक है। और हमारा ये 2 साल पे फैला हुआ सवाल है जिसमें हमारी बिल्डिंग बनना शुरू हो रही है पहले साल में यहाँ पे और जाके ख़त्म हो रही है अगले साल में यहाँ पे, ठीक है। 7 महीने इधर और 9 महीने इधर, कितने बन गए 16 महीने। 16 महीने कंस्ट्रक्शन जारी रही, ओके। अच्छा अगली बात, और जिस दिन ये अवेलेबल फॉर यूज़ हुई उसी दिन इमीडिएटली पुट इनटू यूज़, यानी कि जब आप इसको 2022 वाले साल में कंप्लीट हो जाएगी तो इसको डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। तो यकम अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने आपने इसको डेप्रिशिएट भी कर लेना है, ठीक है। अच्छा अगली बात, फिर चप्पलों में बंदा बड़ा कंफर्टेबल होता है नमाज पढ़ के, आइंदा यही ना पहन के आ जाए तो। अच्छा, डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड आर एज अंडर। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स जो इनकर हुई हैं, यकम मई पेमेंट डेट है, यकम जनवरी पेमेंट डेट है, यकम अप्रैल पेमेंट डेट है, यकम अगस्त पेमेंट डेट है। एक पेमेंट के साथ एक स्टार लगा हुआ है जिसके लिए मैंने खप के काफ़ी काम करवाया हुआ है, ठीक है। और मैंने प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट भी उसी लिए करवा दिया था, एक लेक्चर ही लगा था, मैंने कहा चलो एक कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छा क्लियर हो जाए। वो क्या है, पेमेंट हो रही है यकम जनवरी 22 को, यानी कि हमारे दूसरे साल में। हमने बैलेंस शीट दोनों साल की बनानी है, लेकिन वो कह रहा है ये जो पेमेंट हुई है इसका बिल कब आया था कॉन्ट्रैक्टर से, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी CWIP की कॉस्ट के अंदर 2021 में शामिल करनी है, क्योंकि 2021 में बिल आने का मतलब क्या है, 2021 में इतनी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें मसला नहीं है ये बात समझने में, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर समझानी पड़ती तो शायद ये बड़ा मसला होता। तो हम सीख के आए अपने टॉपिक में, ठीक है। तो आप गौर कर रहे हैं अभी 4 टॉपिक्स हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे इकट्ठे चल रहे हैं अभी भी, ठीक है ना। आगे भी ऐसे ही करेंगे ताकि हमारे टॉपिक इंडिविजुअल भी तैयार होते जाएं और जिन जिनको इकट्ठा करना है वो मैं इंटीग्रेशन भी करता रहूँगा साथ साथ, ऐसे ही ICAP भी करता है, हम भी करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं जी, मसला क्या था। मसला ये था कि वो यूं कर देता होता था आज से पहले कि जी ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स हुई हैं और हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इक्विटी है, जनरल लोन है, स्पेसिफिक लोन है, वगैरह वगैरह, और हम अपनी मर्जी से प्रेफरेंस, हमारी अपनी प्रेफरेंस थी, हम इक्विटी पे पहले यूज़ करते थे, फिर स्पेसिफिक लोन को, फिर जनरल लोन को। उसने कहा मैं बताऊंगा आपको कि हमने कैसे कैसे यूज़ किया। अब जैसे एक्चुअल यूज़ किया उसने वो बता दिया। पहली पेमेंट के बारे में कहता है सोर्स ए से मैंने यूज़ किया, उसको वहाँ से की है। दूसरी पेमेंट सोर्स ए और बी से की है। तीसरी पेमेंट सोर्स सी से की है। चौथी पेमेंट सोर्स डी से की है। अब ये क्या मुसीबतें हैं। सोर्स ए क्या है, सोर्स ए है अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 200 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन 1 अप्रैल फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ पर एनम, ठीक है। अब वैसे खामोश है, लेकिन खामोश नहीं भी है देखा जाए तो। वो कह रहा है पेमेंट्स वर फाइनेंस्ड थ्रू अ शॉर्ट टर्म लोन ऑब्टेन्ड ऑन 1 अप्रैल। तो नज़र आ रहा है कि इसी प्रोजेक्ट के लिए लिया, लेकिन नहीं ये आपको लग रहा तो मैंने आपको दूसरी बात भी बताई हुई है, चुप है तो स्पेसिफिक लोन, ठीक है। अच्छा, यानी कह रहा है पहली पेमेंट तो मैंने सारी की सारी कहाँ से की है, इस स्पेसिफिक लोन से। 200 मिलियन का लोन लिया था, पहली पेमेंट 140 की हुई है। अब बच का कितना गया यहाँ पे, 60 बचा पड़ा था। अगली पेमेंट 100 की करनी पड़ी, तो 60 तो वो यूज़ हो गया, बाकी क्या करेंगे। उसने कहा बाकी बी यूज़ किया। अब बी क्या मुसीबत है, एक्सेस कैश अवेलेबल विद
ml इन करंट बैंक अकाउंट। बेटा ये एक्सेस कैश है, यानी हमारे ओन फंड्स है। क्या है जी? हमारे पास कैश पड़ा है ना भाई, एक्सेस कैश, जिसको हम कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, वेला पड़ा होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो ये कैश हमारे पास पड़ा हुआ है एक्सेस, ये ओन फंड्स है। ठीक है, उसके बाद बाकी हमने कहता है अपने पास बैंक में कुछ पैसे पड़े, दराज में पैसे पड़े थे ओन फंड्स, वो यूज कर लिए। अगली पेमेंट 70 की हुई, इसके लिए अब सी क्या बला है? सी है विदड्रॉल्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये भी क्या है? ये भी ओन फंड्स ही हैं बेटा, ये भी ओन फंड्स हैं। मैं यूं कर लेता हूं, एक्सेस जो पड़ा है कहीं इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, और एक्सेस जो पड़ा था वो कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था। ये सारा ही देखो क्या कह रहा है वो, विदड्रॉल्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट कहाँ, हम इन्वेस्टमेंट किस पैसे की करते हैं? जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है। ठीक है ना, कैश फ्लो के रेशियोज के टॉपिक में आपको जाके पढ़ाऊंगा। हम करंट रेशियो एक रेशियो पढ़ते हैं, जिसके अंदर वो कहता है कि करंट ₹1 करंट लायबिलिटी पे करनी हो ना, तो हमारे पास कम से कम ₹2 के करंट एसेट्स होने चाहिए। अब कोई ये कहे कि ₹1 की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास ₹200 का करंट एसेट पड़े हैं, तो अगले कहेंगे पागल ही हो। तो कहेगा क्यों? हम कहेंगे लगता है तुमने इन्वेंट्री बनाई हुई है, वो बिकती नहीं है। वो कहेगा नहीं कैश पड़ा है, तो हम कहेंगे तुम फिर भी पागल हो, कैश वेला रखा हुआ है, कहीं इन्वेस्ट करो और पैसे कमाओ। पागल हो क्या? ऐसे ही रखा हुआ है, बात समझ रहे हो ना? तो हम एक्सेसिव कैश रखते नहीं है, इन्वेस्ट कर देते हैं। कैश तो पड़े पड़े अपनी वैल्यू लूज करता है, पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। पैसा पड़ा हुआ तो डेप्रीशिएट हो रहा है आपकी, आप जब वो तिजोरी के अंदर पैसे भर के रख लें, डेप्रीशिएट हो रहा है। आप उसकी कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, कहीं से शेयर्स खरीद लें, कारोबार है, नफा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कहीं इन्वेस्ट करें। ठीक है ना? तो ये ओन फंड्स हैं, चाहे एक्सेस कैश अवेलेबल था और जो कहीं नहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डाला हुआ था, वहां से निकाल लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं? आपके पास पैसे पड़े थे, आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया कि जब कभी जरूरत पड़े, जैसे प्राइस बॉन्ड्स होते हैं मिसाल के तौर, बिजली का बिल आ गया, पैसे नहीं पड़े, प्राइस बॉन्ड चेंज कराओ, कैश आ जाएगा। रेडी इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक कैश। ठीक है, तो सिर्फ परेशान करने के लिए उसने बोला ये क्या है? ओन फंड्स। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स जिसके अगेंस्ट, देखो कैश होता है, ओन फंड्स क्या होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में हम कहते हैं ना पैसे पड़े हुए, रिटेन्ड अर्निंग का क्रेडिट है ना, उसके अगेंस्ट डेबिट भी तो पड़ा होता है ना, वो कैश पड़ा होता है। तो कुछ कैश दराज में पड़ा था या अकाउंट में पड़ा था, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, और कुछ कैश के हमने प्राइस बॉन्ड्स खरीद के रखे हुए थे मिसाल के तौर पे। तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, स्पेसिफिक लोन लिया, खत्म हो गया, कैश बैंक में पड़ा था, यूज कर लिया, फिर पेमेंट करनी पड़ी, क्या करें यार, ये प्राइस बॉन्ड भेज दो, बिल्डिंग तो बनानी है ना हमने, प्राइस बॉन्ड भेज दिया, अपने फंड्स है। ठीक है, इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है। परेशान कर रहा है भाईजान, वेले पैसे थे, आपके अपने थे, इसकी कोई कॉस्ट तो नहीं है, ये कोई बोरिंग है, आपके ओन फंड्स हैं। ओन फंड्स हैं, जैसे इक्विटी के पैसे पड़े हैं, ओनर घर से लाए हैं, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़े हैं, ये भी तो कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे। फिर कहो कि जी यहाँ पे 12% ये इन्वेस्टेड थे, तो ये भी तो हो सकते थे, चलो इसकी कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट हो। भाई ये बोरिंग ही नहीं है, बिजनेस का अपना पैसा है, कैश के अकाउंट में पड़ा है, बैंक के अकाउंट में पड़ा है, या प्राइस बॉन्ड्स की शक्ल में पड़ा हुआ है, अपना पैसा है। ये कोई बोरिंग है? अपना पैसा है, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट लाइक इक्विटी इसका ट्रीटमेंट होना था, जैसे ज़बानी समझाया था, अभी तो करता ही हूँ। खैर, उसके बाद हमने कहा अच्छा जी और अभी 160 की पेमेंट है, ये कहां से करें? उसने कहा ये अभी जो ना छुपा लें, हाँ ये इसके बगैर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना? अच्छा, वो सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट भी करते हैं, स्पेसिफिक लोन पे सिर्फ अप्लाई होता है, ठीक है ना? अच्छा भाई क्या है डी सोर्स क्या है? वो कहता है जी डी सोर्स है विदड्रॉल्स फ्रॉम आ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम बैंक बी कैरिंग इंटरेस्ट एट 14%। फैसिलिटी इज ऑल्सो यूज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। वर्किंग कैपिटल कहते हैं जो हमारी रोजमर्रा की, ये जिसको मैं वो रेशियोज के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, करंट रेशियो क्यों निकाल रहे होते हैं, ये वर्किंग कैपिटल रेशियो है। वर्किंग कैपिटल होता है बेसिकली डेटर्स टाइम पे पैसे दे दें। वर्किंग कैपिटल का एक साइकिल है, जेब से पैसे निकल के वापस जेब में आने तक का टाइम क्या होता है? हमने चीज़ खरीदी, पैसे जेब से निकल गए, वो चीज़ आगे बेची, अब जब वहाँ से पैसे वापस आएंगे तो साथ प्रॉफिट भी लगा होगा।
ठीक है। अब कितना अरसा मैं ये पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं इस गुड्स के अंदर? देखो ना, मैंने चीज खरीद कर बेच दी आगे उधार पे, 15 दिन तक तो वो पैसा फंस गया ना, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल नीड। तो ये कहां से पूरी करनी है? पैसे होंगे तो पूरी करेंगे ना। तो इसका मतलब कोई भी जरूरत हो, वर्किंग कैपिटल नीड क्या है? अभी फिलहाल के लिए, फिलहाल रेशियोज के टॉपिक से पहले तक, फिलहाल के लिए वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या है? रोजमर्रा की जरूरियात, रोजमर्रा की, अभी ये कह लें, ठीक है। अब रोजमर्रा की जरूरियात क्या होती हैं भाई? आपके क्रेडिटर ने आपसे पैसे मांगे हैं, आपको बिजली का बिल आ गया है, आपके डेटर्स से पैसे आ रहे हैं, तो जाने वाले आने वाले वर्किंग कैपिटल की ये नीड होती है। तो इनको बस ये कह लो रोजमर्रा की जरूरियात में भी इस्तेमाल होता है। मतलब कहने का उसका ये था कि ये जनरल लोन है भाई, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, इसके लिए भी यूज किया है, और ये वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी ऑल्सो यूज फॉर। नहीं पता वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या है, तो ये तो पता लग रहा है ना, 160 की पेमेंट यहां से की है, और ये वाली जनरल फाइनेंस जो है ये फॉर पता नहीं और नीड्स भी, ऑल्सो यूज फॉर पता नहीं कोई और नीड्स भी हैं। इसका मतलब जनरल लोन, इतने से भी बात काफी चल जाती है अभी, ठीक है ना। वैसे तो ये पर्चे में सवाल आया, जब तक बच्चा पढ़ चुका होता है FIR 1 सारी, तो उसे पता होता है वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। ओके, अच्छा अच्छा। अब कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज, वो तो पहले बनते दो बिल्डिंग फिर डेप्रिशिएट करांगे, ठीक है। अब भाई कहानी कुछ इस तरह से है कि आपके पास वर्किंग 3 हो गई है, आपके पास जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। माना मैंने, ऑफिस बिल्डिंग है ना, ऑफिस बिल्डिंग, माना मैंने कि पहले साल में ये बिल्डिंग नहीं होगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगले साल बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन मैं इसको कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ही लिख देता हूँ ताकि एक ही वर्किंग मेरी कंटिन्यू हो जाए। ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन वाला सवाल आपको याद होगा, एक साल में बिल्डिंग शुरू हुई थी, अगले साल में जाके खत्म हुई थी, पिछले साल की जो बोरिंग कॉस्ट थी वो भी आगे गई थी, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आगे गई थी, बिल्कुल वैसे ही वर्किंग करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी काम। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग अगर निकालनी है तो कैसे निकलेगी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कुछ भी नया नहीं करना आज हमने, बच्चे नहीं हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी सवाल में नजर नहीं आया तो बोरोइंग कॉस्ट जो कि कैपिटलाइज होनी है, ठीक है। इसके लिए अब अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग ये 1 तो नहीं है, वर्किंग 4 है, वर्किंग 4 है, तो यहाँ पे कॉस्ट निकल आएंगी और 4.1 कर लेते हैं हम इसकी बोरिंग कॉस्ट के लिए, ठीक है, सही है। तो रुपीज इन मिलियन निकालेंगे। अब एक बात तो मैं आपको बता सकता हूं कि 1 जनवरी 22 तक जो पेमेंट्स हुई थी, ये वाला बिल 1 जनवरी 22 वाला ये भी आ कब गया था? इसका मतलब 140 जमा 100 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कह सकता हूं। ये तो नंबर लेना मुफ्त के, ये तो ना मिस हो। लेट से इस फिगर के अगर 3 नंबर हैं तो 1 नंबर इसका ले लेते हैं, 2 नंबर बोरिंग कॉस्ट के बाद में लेते हैं, और ना अगला लिखें, सिर्फ यही उठा के ले जाएं, तो ये 1 नंबर मिल गया। नंबर पहले होते हैं, करते जाओ सब कुछ, कड़िंग करके एंड पे आंसर के नहीं नंबर मिलते यहां पे, ओके, हर स्टेप के मार्क्स हैं। तो 100 ना 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 240 नहीं, 140 जमा, बताओ उसको। अच्छा अगली बात बताऊं, ये पेएबल भी है, क्यों? एंट्री हुई होगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, हाँ वो प्रोग्रेस बिलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो सिंपल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट पेएबल क्रेडिट 31 दिसंबर 21 पे, और फिर 1 जनवरी 22 पे पेएबल डेबिट। यार ये भूल जाना है मुझे, है ना, तो ये मुझे भूल जाना है, तो मैं 3-4 लाइनें छोड़ देता हूं फिक्स्ड एसेट्स के लिए, खतरनाक। और नॉन करंट एसेट तो कोई नहीं ना आया हमारा, बस यही है, अब एक एसेट रह गया। कौन सा करंट एसेट? नहीं है ना, नहीं है ना, बोलो नहीं है, बोलो। नॉन करंट वाली लायबिलिटीज, कोई करंट हुई तो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मैं ये भूल ना जाऊं, हाँ करंट ही तो है। कोई रिटेंशन मनी है? नहीं, सिर्फ लोन्स ही हैं, तो 2 को लाइनें छोड़ दो। मेरे ख्याल में तो जनरल लोन की भी उसने हमें कोई डिटेल नहीं बताई है कि हम ले सकें, क्या ख्याल है? और स्पेसिफिक लोन भी, ओ मिट्टी पाओ, फिलहाल 1 लाइन छोड़ देता हूं, अगर कोई आई तो देख लेंगे, ठीक है, वरना मिटा देंगे। और जो पता लग गया वो लिख लो। मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा, मुझे ऐसे डर लगा, हालांकि एंड में भी कर सकते, मुझे डर लगा, एक चीज सामने आ गई ना पर्चे में, फौरन लिख लो, ठीक है। तो पेएबल टू या पेएबल फॉर
क्या ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग या पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, कुछ भी लिख लो, ठीक है, कोई वर्किंग नहीं है, सवाल से उठाया आपने, कितना है 100 पूरा। मैंने कहा ये लिख ले, ऐसे ना भूल जाऊं मैं, बाद में भी हो सकता था, यहाँ पे यूं लिखते थे और चले जाते, जैसे मैं लिखने लगा था, ये मैं लिखने लगा था, चाहे पेएबल है पर इसकी एंट्री क्या होती है, CWIP तो डेबिट हो गया ना, पेएबल क्रेडिट। अब मुसीबत ये थी कि मुझे बैलेंस शीट बनानी थी, सिर्फ एसेट की कॉस्ट निकालनी थी तो काम चल जाता है। चलो लिखो ये नंबर, लो ये नंबर, बोलो 240, ओके। उसके बाद अल्लाह अकबर, अब अगला काम क्या करना है हमने, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालनी है, तो वर्किंग नंबर 4.1 कर लेते हैं जी। हाँ जी, बोरोइंग कॉस्ट्स टू बी, अब बड़े हो गए हैं भाई, जो चीज़ होगी वही लिखेंगे, क्या ख्याल है, पागल थोड़े ही हैं कि नहीं गिवन सवाल के अंदर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस तो हम पागलों की तरह लिखते रहे, ठीक है, और सही है ना। अच्छा, अगली बात यहां पर आता क्या है, स्पेसिफिक लोन तो हमारे पास है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन एक ही है, और लेस करते होते हैं हम, ये तो दोनों चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। अब एक मिनट वही तो देखने लगा हूं, यकम मई को जो 140 की पेमेंट हुई है 2021 वाले साल में, ये भी स्पेसिफिक लोन से हुई है, और यकम जनवरी को तो उसके बाद पेमेंट ही कोई नहीं उसके बाद पेमेंट ही कोई नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ स्पेसिफिक लोन यूज हुआ है, ठीक है। तो पहले साल में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन आना ही नहीं, ये वर्किंग इतनी ही बनेगी, ठीक है। अब ये समझ आई है बात, ये बात समझ आई है। अब लोन कितने का लिया था, कोई सस्पेंशन भी नहीं है कि मैं बटे बुटे दूर करूं, लेकिन सारी बातें कर रहा हूं, हो सकती थी ना चीजें, ठीक है जी। लोन कितने का लिया था, 200 मिलियन का लोन था, इंटरेस्ट रेट क्या था 16%, लेकिन अब मसला क्या है, कितने महीने बटा 12 करूं, ये नहीं पता। हाँ ना, तो वो निकालते होते हैं ना कैपिटलाइजेशन के लिए, कमेंसमेंट और सीजेशन, ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इनकम जो बचेगी वो भी नहीं पता अभी, वैसे देख लेंगे, ठीक है। और रेट पता है बस कितना 10%, लेकिन कितने महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम यहां से माइनस हो सकती है नहीं पता। और अगली मुसीबत यह है कि इंटरेस्ट जो बैंक को देना है वो सारा सोचना पड़ेगा, जो कैपिटलाइज हुआ वो इधर, जो ना हुआ वो इधर। इन्वेस्टमेंट वही इन्वेस्ट प्रॉफिट लॉस में जो इन्वेस्टमेंट इनकम है इधर वाली जो माइनस हो सकती है वो इधर माइनस हो जाएगी, जो यहां पे ना माइनस हो सकी वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का यही तो कमाल है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें, कमेंसमेंट और सीजेशन को देखना पड़ेगा। कहाँ करके कर लें, यहाँ करके, यहाँ पे कर लेते हैं कमेंसमेंट। अच्छा भाई, डायरेक्ट काम हो रहा है, पता है ना आपको, मैं पूरी अंग्रेजियाँ नहीं लिख रहा, बस याद है मुझे अब। सर कमेंसमेंट तो पहले लिख लो। हाँ जी, लेटर लेते हैं, लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, लोन कब आया है, लोन आया 1 अप्रैल, वर्क स्टार्टेड 1 जून को, और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट जो होती नजर आ रही है वो 1 मई को। इससे पहले तो कोई नहीं ना हुई, कोई एडवांस दिया हो, कोई लोन परमिट दिया हो, कोई मैप फी पे कर दी हो, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी पेमेंट कहीं से भी कर दी हो, नहीं है, ठीक है। तो अब इन तीनों में, ये 3 मैंने टिक कर लिए, लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, तो लेटर क्या है यकम जून, तो ये हमारी कमेंसमेंट डेट, ऐसे लिखेंगे पर्चे में डायरेक्ट, हो गया याद, अब बड़े हो गए हैं, ठीक है, टाइम नहीं जाया करना अब हमने। तो यकम जून 2021, उसके बाद सीजेशन, सीजेशन वैसे तो होनी चाहिए वर्क कंप्लीशन पे, लेकिन पहले क्या हो गया, ईयर एंड आ गया जी, कोई बात नहीं, 31 दिसंबर 21 यानी ईयर एंड, ठीक है। और ये क्या है, ये लेटर है, तो स्टार्ट हुआ यकम जून से काम 31 दिसंबर तक, और ये बनते हैं 7 मंथ्स,
ठीक है जी। तो कमेंसमेंट 1 जून, सिजेशन 31 दिसंबर। तो कितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है? कोई सस्पेंशन वगैरह हो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने लिख लिया, ओहो मेरा बटा भी चला गया, फिर जा रहा है 7/12, ठीक है। कितना आता है? 18.67। लेकिन बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, सारी पिक्चर है, एक्सट्रैक्ट्स क्या है कि ना जुल्म कर देता है, आई सब कुछ पता होना चाहिए। तो बच्चे का लेवल होना चाहिए कि उसको टॉपिक सही तरह से पता है। अब लोन कब आया था? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक लोन रहा। कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है? 9 महीने का, जो बैंक को देना है। चाहे 1 रुपया नहीं दिया फिलहाल, वो तो बाद में देखेंगे, अगर नहीं पे किया तो बाद में देखेंगे। फिलहाल 9 महीने का इंटरेस्ट बैंक का बन चुका है 31 दिसंबर तक। हमने यहां पे सिर्फ 7 महीने का कैपिटलाइज किया है, तो बाकी 2 महीने का तो अब भी इधर ले आओ। इसकी डेप्शन की जगह छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना, ताकि डेप्रेशन इकट्ठी आ जाए, जरा आपको आसानी हो। वरना कोई मसला नहीं था, यहाँ इंटरेस्ट लिख देते, बाद में डेप्शन आ जाती, वो लिख देते, पर्चे में कोई मजबूरी नहीं। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पर जी? स्पेसिफिक लोन लिख लो, या कितने परसेंट है इसका? 16% लोन लिख दो, कोई निशानी लिख दो इसकी, ठीक है। अब यहीं पे वर्किंग कर लो जी। 200 का लोन है, 16% इंटरेस्ट रेट है, और 9/12 नहीं, पूरे 9 महीने का इंटरेस्ट बैंक का बनता है, जिसमें से 7 का हम एसेट में ऐड कर चुके, बाकी 2 महीने का यहां पर एक्सपेंस आउट कर देंगे। और ये मैंने अभी बात की है जनाब, ये 1 बाय 1 ईयर लेके चल रहा हूं ना, 31 दिसंबर 2021 तक की 5.33 का एक्सपेंस आ गया। कोई मसला? मैं तो कहता हूं लोन की बात भी कर लें थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम पहले करनी है। अब वो कहता क्या है, सुन लो ये बात, 1 मिनट देख लो जरा। लोन वॉज रीपेड ऑन 1 मार्च 2022, अगले साल रीपे हो रहा है ना, इसलिए इसका मतलब ये लोन जो है वो अभी सारे का सारा, और चूंकि अगले साल रीपे हो रहा है इसलिए नॉन करंट में मैं नहीं लिख रहा, सारे का सारा क्या हो जाएगा? तो लोन, क्या नाम है इसका? 16% लोन, ये नाम लिख दिया ना, 16% लोन। पेएबल ही होता है, लाइबिलिटीज में पड़ा हो तो। कितना है जी? 200 मिलियन। तो ये मैं साथ साथ करता जा रहा हूं ताकि ये निमटता जाए, ये ना बाद में मुझसे कुछ चीज़ रह जाए। तो जो चीज़ याद आ जाए ना एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए, ये लोन है देख लो, अच्छा चलो इसको तो लिखो ना, इंटरेस्ट है साथ के साथ, वरना मिस हो जाती हैं चीज़ें। एक्सट्रैक्ट के अंदर ये मुसीबत है, एडजस्टमेंट पढ़ते हुए सब पता लग रहा है आपको। अब आप ये कहो ना मैं एक बार पूरा कर लूँ फिर आता हूँ, फिर नहीं आते, ठीक है। अब मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्डिंग आ गई, फिर मज़ीद कॉस्ट आ जाएंगी उसकी, फिर मज़ीद बोरिंग कॉस्ट आएगी, फिर इधर वो, फिर डेप्रीसिएशन, फिर यहाँ पे करके बना लेता हूँ मैं। वर्किंग नंबर 5 कर लो जी, ठीक है 5 कर लो। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनेगा यहाँ पे हमारा, जिसके लिए हमें, आपको पता है, नंबरिंग चाहिए होती है। डेट, डिस्क्रिप्शन, हाँ बिल्कुल ऐसे कर लेता हूँ मैं, इक्विटी की लिख लेता हूँ या ओन फंड्स लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये कॉलम, पैसे इक्विटी वाले आ जाएं अच्छी बात है, ना बताए तब भी कोई नहीं, पेमेंट हो जानी है। यहाँ से कह रहा है फंड्स पड़े हैं तो वो यूज़ हो रहे हैं, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कह रहा है इक्विटी आई है वो यूज़ हो रही है, तो भी कह रहा है इक्विटी आई है नहीं बता रहा, तब भी हमें उसके आने से कोई गर्ज नहीं होगा। बस जब जब उसने अपने फंड्स यूज़ किए हैं, चाहे वो ओनर घर से पैसा लाए हैं इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में, राइट इशू किया उन्होंने, ठीक है, चाहे वो बैंक में पैसे पड़े थे, चाहे वो सारे इधर से माइनस करने हैं, ठीक है, ताकि पता हो कि हमने कौन सा कॉलम, कौन से पैसे यूज़ किए हैं, ठीक है। इक्विटी के बाद, ये मैंने समझा दिया था वैसे आपको, इक्विटी के बाद स्पेसिफिक लोन, उसके बाद जनरल लोन, उसके बाद बैलेंस, ठीक है जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग, चलो नंबरिंग करते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ भाई, नंबरिंग अब किस रंग से करें यार, ये अजीब से रंग से करते हैं।
जी सबसे पहले तो लोन आया है मेरे ख्याल से 1 अप्रैल, ये 1 हो गया। उसके बाद पेमेंट हुई है ये 2 हो गया। फिर मई गया, जून गया, जुलाई गया, यही है ना। ये देखो ये एडजस्टमेंट यहाँ से शुरू हो रही है और बस ये पेमेंट्स हैं और ये लोन आया है और लोन रीपे अगले साल में हो रहा है, उसका इंटरेस्ट भी अगले साल में रीपे हो रहा है। वो मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बस ये आपके सामने है, लोन का आना और ये पेमेंट्स का होना, ठीक है। फिर लोन का वापस जाना भी मैं ओपन करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले ये नंबरिंग तो कर ले। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ भी नहीं हुआ। 1 जनवरी को जाके अगली पेमेंट हुई, ठीक है। उसके बाद ये बीच में एक है सही मामला, वो क्या है, 1 मार्च को यहाँ पर नंबर 4 आना है, ठीक है। मैं फिर बाद में ब्लैक भी कर देता हूँ, ठीक है। 4 को क्या हुआ, ML ने लोन रीपे किया है। और तो और वो जहाँ से किया है उसको छोड़ो, अगर लोन रीपे कर दिया है तो इसका इंटरेस्ट भी जाहिर सी बात है पे कर ही दिया उन्हें, ठीक है ना। तो 1 मार्च को देखते हैं क्या करना है, ठीक है, अगला साल है। उसके बाद 1 अप्रैल, मार्च के बाद 1 अप्रैल यहाँ पे नंबर 5 आ जाएगा। और सही है, करके आए हो ना सवाल। और 1 अगस्त 22 को 6, ठीक हो गया, सही है। अब इस नंबरिंग के हिसाब से हम रिसीट पेमेंट बनाना शुरू करते हैं जी। पहले सबसे क्या, लोन रिसीव्ड 1 अप्रैल 2021, लोन रिसीव्ड कितना जी, 200, स्पेसिफिक वाला है, लो। उसके बाद नंबर 2 है, 1 मई को पेमेंट हुई है 140 की, और हुई कहां से है, इसी से, इसी लोन से, ठीक है। तो कब हुई है जी, सुबहान अल्लाह, बोलो सुबहान अल्लाह। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कब हो रही है, और बोलो कब हो रही है। कहो सर नजर नहीं आ रहा, और खुदा के बंदो बोल दो, मैं पूछ रहा हूं तो कब हो रही है। तो 140 ये डिब्बे में नहीं डाल देना, इसका मतलब 200 1 अप्रैल को अवेलेबल था, नहीं यूज हुआ तो सारे का सारा इन्वेस्ट हो गया, और फिर पूरा अप्रैल इन्वेस्टेड रहा। लेकिन चूंकि हमारी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही 1 जून को होना शुरू हो रही है, तो ये अप्रैल वाले महीने का इंटरेस्ट ना एसेट की कॉस्ट में आया था, ना ही ये वाली इनकम एसेट की कॉस्ट में से माइनस होगी। इसका मतलब इनकम्स में इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ गई, इन्वेस्टमेंट इनकम स्पेसिफिक लोन वाली, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगी, यहां वर्किंग कर लेता हूं, इन्वेस्टमेंट इनकम स्पेसिफिक लोन या 16% लोन, जो भी कर लो, ठीक है। अच्छा जी, अब 200 रुपया इन्वेस्ट किया आपने, 10% के हिसाब से 1/12। अब देख लेते हैं आगे कोई ना बचा तो पर यही टोटल है, ठीक है। उसके बाद 1 मई को ये 140 पे हो गया, बाकी कितना बच गया, 60, ठीक है। लेकिन बच्चों कैपिटलाइजेशन तो अभी भी शुरू नहीं हुई और ईयर एंड आ गया। अब यहां बड़ी बारीकी थी, अब देखो ना, ये बारीकी पर्चे में कैसे समझ आएगी, इतनी तेजी में हो जाती है गलती। तो 17 में 17 रहने वाला पास नहीं होता, 17 में से कितने बंदे ने, ना 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 ना, एग्जैक्ट आधे बताओ। 8.5 नंबर लेने थे इस पूरे सवाल में से, तो ये एक बात स्किप हो जाए, जो कौन सी, ये 60 अवेलेबल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने, 8, कितने महीने, 8, जिनमें से मई का महीना इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगले 7 महीने वो यहां भी नजर आ रहा था, 7 महीने अगर इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ है तो 7 महीने ही इन्वेस्टमेंट इनकम बननी चाहिए। लेकिन ये पॉइंट नहीं भी समझ में आता तो क्या 17 में से 8.5 भी ना आते, इस वजह से शायद आधा नंबर कट जाता, 16.5 फिर भी हैं आपके अभी तक, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसी बातें नहीं समझ आती भाई, कोई मसला नहीं, आ गई तो आ गई, ना आई तो ना आई, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। खैर अभी तो क्लास है, अभी तो समझाना है। तो इसके बाद जनाब ईयर एंड आ गया, और ईयर एंड 21 पर इधर कुछ भी नहीं हो रहा, यानी यहां तक। अब ये क्या रहा,
ये जो 60 है ये अवेलेबल हो गया यकम मई को इन्वेस्टमेंट के लिए और पूरे 8 महीने अब इन्वेस्टेड रहा। लेकिन मसला क्या है, मई के महीने में इंटरेस्ट इनकम बनाना है, क्योंकि उस वक्त ये इन्वेस्टमेंट इनकम को अदर इनकम में लाना है, क्योंकि उस वक्त के अरसे का तो इंटरेस्ट भी इधर आया हुआ है। ये देखो ये कौन कौन से मंथ्स हैं, अप्रैल और मई, तो अप्रैल और मई की इनकम भी इधर आनी चाहिए। अप्रैल की आ चुकी, मई की 60 इंटू 10% इंटू 1/12 जी। अब यहाँ वर्किंग कर दिया 21 जी 2.16 ठीक है और सही है। अब बाकी बच गए कितने मंथ्स जी। ऐसे नहीं, मैंने ये सवाल इस दिन के लिए रखा हुआ था अलग थलग करके जी। कल इसीलिए मैंने फ़ौरन होमवर्क दिया, मैं कहा चलो करके आओ, आज मौज करेंगे, जितनी देर मर्जी लगे, समझाना मकसूद है। ठीक है जी। कितने अवेलेबल है, 60 अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट और 7/12। कौन कौन से 7 महीने, यकम जून से 31 दिसंबर तक जी। बताएं 3.5 एग्जैक्ट। चलो आंसर बता दो। 17 ठीक है जी। ये चला जाएगा अब एसेट की कॉस्ट में, इधर 15.17 ऐड हो जाएगा और एसेट की कॉस्ट आ जाएगी 255.17। क्या तो क्या तो बेटा अभी मैंने 21 की बैलेंस शीट नहीं बनानी। ये क्या है, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है एज ऑन 31 दिसंबर 21। अब समझ आई, तो इसको भी तो लिखना है जी। तो अभी हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, वर्किंग नंबर कौन सा है जी, 4। तो यही मुश्किल पॉइंट था, इसमें से भी 2-4 नंबर ले लो तो काफ़ी है, बाकी आसान नंबर तो मौजूद ही थे सवाल के अंदर। ठीक है ना, आसान नंबर पहले से हम ले चुके थे, अब कुछ मुश्किल नंबर भी होते हैं, उनमें से आधे आ जाए तो आसान नंबर पूरे थे, मुश्किल लीजिए 10 नंबर तो खामखा इसमें से भी आ जाने थे। 10 से 12 नंबर तो हर बच्चे ने यहाँ से ले लिए थे। ठीक है जी, 255.17 ठीक हो गया। चलें आगे और चलें अब जी, अगला साल शुरू हुआ, यहाँ से आगे अब चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक एसेट में ये जाना था चला गया, इनकम में ये जाना था चला गया, एक्सपेंस में ये जाना था चला गया, सब कुछ हो गया। ठीक है ना, बोरिंग कॉस्ट जितनी कैपिटलाइज होनी थी हो गई, अब अगला साल होने लगा है और ठीक है। अब अगला साल आया तो अगले साल के अंदर ये 70 भी है और ये 160 भी है, ये बिल्स आ गए हैं ना, पेमेंट भी होगी। जिसके बारे में शक था उसको मसला था, उसने अलग बता दिया, बाकी सारे वही होंगे, जिस दिन बिल है उसी दिन पेमेंट है। तो मजीद 70 जमा 160 क्या है ये, बोलो फर्दर, बोलो फर्दर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी जी, नहीं 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 ऐसे ना बोला करो ना, उसे बताना नहीं होता कैसे बना है 230, सवाल में 230 नहीं ना लिखा हुआ उसने, तो बताओ उसको 70 जमा 160, ये एग्जामिनर को बस ये बताना है, करो ब्रैकेट में, लेकिन बताओ। या तो सवाल में 230 लिखा होता फिर ना लिखते, कहीं नहीं लिखा हुआ 230, 470 कहीं इकट्ठा लिखना हो ना, कहीं 470 इकट्ठा लिखना हो, फिर मत लिखना कैसे बना, क्योंकि सवाल में उसने लिखा हुआ है। 230 की फिगर तो आपने निकाली है जी, 200 मजीद ऐड होगा क्योंकि CWIP पहले पड़ा था, मजीद अब कंस्ट्रक्शन इस पे हुई, और मजीद इस साल भी तो बोरिंग कॉस्ट होनी है, तो अब वो 4.1 के नीचे 4.2 कर लेते हैं, फिर यही हो सकता है। आ जाओ भाई, तो वर्किंग नंबर 4.2, रिसीट पेमेंट को थोड़ा सा नीचे नहीं ले जाना पड़ेगा, चलो देखते हैं, यहीं से चला लें जी, वर्किंग 4.1 ही है, ठीक है जी, आगे बढ़ाएं जी, लेकिन आप फिर ऐड ना कर देना इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, यार मुझे कर ही लेने दो, वर्किंग 4.2 ठीक है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, लोन ही है अकेला, लेस करेंगे इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम,
ठीक है। अब लोन इस साल 200 का था सही, लेकिन अच्छा पहली बात अब अगला साल शुरू होता है, तो अगले साल के लिए आपको पता है कि आपकी कमेंसमेंट होगी 1 जनवरी 22 से, और सिजेशन वैसे तो होनी है वर्क कंप्लीशन पे। कहाँ पे? और वर्क कंप्लीशन किस दिन हो रहा है? अच्छा 1 मिनट मुझे लिखने देना, 1 अक्टूबर 2022। अब आप बड़े मज़े से 9 महीने यहाँ पे कैपिटलाइज करने ही लगे थे कि मैंने ये वाली लाइन आपके सामने कर दी, ऑन 1 मार्च 22 ML रीपेड द लोन। तो 1 मार्च को अगर लोन ही वापस चला गया है तो क्या फिर कोई इंटरेस्ट होगा इसका? और लोन ही गया 2 महीने जनवरी और फरवरी, मार्च तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये मैंने 1 अक्टूबर लिखा, लिखकर मैंने इसको काटा और काट के मैंने यहाँ पर लिखा 1 मार्च 2022, और मैंने यहाँ पर लिखा बफलो इज ब्राउन। ठीक है, बफलो क्यों ब्राउन है? इंटरेस्ट कैसे कैपिटलाइज करें अगर हो ही ना तो, ठीक है। तो इसका मतलब इस साल के अंदर तो सिर्फ 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। सुभान अल्लाह, सारे कहो सुभान अल्लाह। इसी दिन के लिए रखा हुआ था इस सवाल को जी। तो 200 इंटू 16% इंटू 2/12। अच्छा, अब यहाँ से कोई नहीं बचा के सारा लोन ही वापस हो गया, तो वहाँ यहाँ से कोई इनकम नहीं बनने जानी इस साल में, ठीक है जी। बोलो 5.33। अब अगली बात करते हैं, रिसीट पेमेंट हम बना रहे थे, तो नंबर 2 तक काम हो गया। नंबर 3 क्या है? 1 जनवरी को 100 पे हुआ, 1 जनवरी को 2022 को। बोलो सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई, कितनी पेमेंट हुई है जी? 100 की, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा यार, जगह ही नहीं है आगे, ठहर जाओ। सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है जी? 100। सबसे पहले उसने कहा है जी, ये कहाँ से पे किया है? ये कहाँ से पे किया? कितने गया सवाल, कितने गया? ये ए और बी सोर्स से, यानी लोन और ओन फंड से जो कैश में पड़े हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक लोन से आपने इसको पे किया, ये क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये 1 जनवरी से ओह, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम कोई नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम ही कोई नहीं। 31 जनवरी को, दिसंबर को ये पड़ा था ना, 1 जनवरी को पड़ा है, एकदम से उसी वक्त सारा खत्म हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आएगी। सॉरी, आई एम सॉरी, देयर इज नो मोर बैलेंस लेफ्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम। चलो जी, ये तो हो गया। बाकी के पैसे कहाँ से पे किए? ओन फंड से 40 पे किए। एंड पे ना मैं ये सारा ही काट दूंगा, मिटा दूंगा, जरूरत ही कोई नहीं, कोई ज़बानी करना चाहे तो करे। ओन फंड्स की कौन सी कोई कॉस्ट हमने निकालनी, ठीक है, अभी तो लिखते रहो। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 हो गया। नंबर, ओ भाई नंबर सही करो। अच्छा, नंबर 4 क्या है? 1 मार्च पे ML रीपेड द लोन। यूजिंग द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम अ राइट इशू ऑफ शेयर्स। अब इसका मतलब शायद वो ये कहना चाह रहा है कि 1 मार्च को मैंने राइट शेयर्स इशू किए हैं, ऐसा ही है, या पहले कोई इशू किए थे उनकी प्रोसीड्स पड़ी थी, लेट्स से, ठीक है। हमें इससे क्या, राइट शेयर्स इशूड या ऑलरेडी इशूड, मुझे नहीं पता, मुझे अमाउंट का भी नहीं पता, पर पैसे अपने फंड्स में आए हैं, या पहले से आए पड़े थे, प्रोसीड्स उनकी पड़ी हैं, पहले कहीं आए थे या अभी आए हैं, हमें नहीं इसका कोई लेना देना होता, पैसे आए हैं, यूज करने हैं बस पहले। अब वो कह रहे हैं इसमें से लोन को रीपे किया है, तो इतने पैसे होंगे तो लोन को इससे रीपे किया है ना, ठीक है। और बस, तो लोन रीपे हुआ इसी दिन 1 मार्च को। फर्क कोई ना पड़ना सवाल की सेहत पे। 1 मार्च 2022 को लोन रीपेड, कितना था जी? 200 का।
अच्छा, अब कोई बच्चा कहता है सर इंटरेस्ट कहीं पे उसने कहा नहीं था कि कब पे होना है, तो ये भी इन्होंने पे किया है और ये लोन इन्होंने 11 महीने अपने पास रखा है, तो कर दो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह देता हूं क्योंकि ये सारा कुछ ही गायब हो जाना है अभी। इंटरेस्ट पेड 200 मिलियन का लोन था, पेड की बात हो रही है, 16% था ना, बोलो। यकम अप्रैल को लोन आया था, 9 महीने उधर और ये 2 महीने इस साल के, 11 महीने। जी बोलो, बोल दो, फिगर बोलने का क्या है? 29.33। अब मुझे बताओ, इस पूरे कॉलम ने पूरे सवाल पे कोई असर डाला है? ये यूं है असल में ये यूं है, सब कुछ ये ओन फंड से जो हो रहा है होता रहे, हमें इससे क्या, हमारी कहानी तो इधर चल रही है। बस ये देखना है कि कहीं इसमें से ये कोई पेमेंट आप इस जनरल लोन में ना लिख दें, वरना कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी, बोरिंग कॉस्ट चली जाएगी। तो ये असल में ज़बानी करने वाली बात थी, मैंने तो कॉलम डाल के करवा दिया आपको, तो एंड पे फिर छुपा दूंगा, फिलहाल चलने दें, फिलहाल ऐसे ही आने दें, ठीक है। लो भाई, सारा कुछ चुप था, मैंने फिर भी इंटरेस्ट भी लिख दिया, मैं कहा किया पे हमने, जाहिर है लोन चला गया, इंटरेस्ट भी तो पे करना ही था, तो ठीक है ना, फर्क कोई नहीं पड़ता सवाल पे, ठीक है। जब लोन वापस चला गया तो ये नहीं हो सकता कि बैंक ने उसका इंटरेस्ट नहीं लिया होगा 11 महीने का, वो पहले पकड़ा होगा बैंक ने। उसके बाद नंबर 5 क्या था? 1 अप्रैल 2020 पे 70 की पेमेंट, 1 अप्रैल 22 पे क्या है जी? 3rd कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है भाई? 70 की। ये कहाँ से पे की है भाई इन्होंने? सी से। और सी क्या है? ये भी ओन फंड्स ही हैं। चलो जी, कर लो कमाइयाँ, ये भी ओन फंड्स ही है। क्या फर्क पड़ा इसका सवाल पे? यही मैं कह रहा हूँ, ये ब्लैक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी छुपा दूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं नमाज की ब्रेक की थी इस एडजस्टमेंट से पहले, मैं लाग ही समझ गए, चारों टायर उत्ते हो जाने ने जो ब्रेक ना हुई थे। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 6 क्या है? 160 की पेमेंट है और वो कहाँ से हुई है? जनरल लोन से। शुक्र है, ओ माय गॉड। किस दिन हुई है? यकम अगस्त को पेमेंट हुई है। और ये क्या है? 4th कंस्ट्रक्शन पेमेंट। और कितनी है? 160 की सारी कहाँ से हुई है? अब ये मुसीबत नहीं आ गई, जनरल लोन से अगर पेमेंट हो गई है तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन ने आ जाना। अब इसका उसूल क्या सिखाया हुआ है? पेमेंट की अमाउंट कितनी है? 1 और जनरल लोन्स का एवरेज रेट, लेकिन ये लोन ही एक है तो बस यही रेट लग गया ठीक है। और डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक, तो डेट ऑफ पेमेंट यकम अगस्त है और काम कब कंप्लीट हो गया था? या 30 सितंबर बोलो ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो अगस्त सितंबर 2 महीने का इंटरेस्ट, तो इंटू 14% इंटू 2/12 बोलें जी 3.73। तो ये टोटल बोरिंग कॉस्ट हो गई जो कैपिटलाइज होनी है, कितनी इस साल में? एग्जैक्ट 9.00। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो 6 बन रहा है। 3 और 3 0 कैसे हो सकता है यार? 3 और 3 तो 0 नहीं हो सकता। हाँ, वो मैंने अब लिख दिया, मैंने ऊपर से खुद देख लिया था जी। 9.06। अब ये तो पड़ा ही था पहले, मजीद ये ऐड हुआ और ये भी ऐड हुआ, तो आपकी बिल्डिंग कहाँ पे पहुंच गई अब? हाँ जी, तो कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बना दूं। वैसे तो यहाँ पर एंट्री बनती है, एंट्री ये बनती है कितना? 494.23। अब इसकी एंट्री पता क्या बनती है? ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट और बिल्डिंग डेबिट। लेकिन मैं क्यों करूँ ये एंट्री? ठीक है, मैं तो सिर्फ ये करूंगा कि CWIP इस साल कोई नहीं रहा और इस साल में ऑफिस बिल्डिंग ने आ जाना है। और अगली बात मैं तो कहता हूं डेप्रिसिएशन भी वहीं पे ही कर देंगे, ठीक है ना। ये यहां पे आ जानी है, ये पहले कोई नहीं थी, और ठीक है। अब 494.23 को डेप्रिशिएट कर लेते हैं। उसने कहा था इमीडिएटली पुट इनटू यूज, तो हमने कहा था जी अच्छा 494.23 को रेजिडुअल वैल्यू गिवन है सवाल में? नहीं। यूजफुल लाइफ वगैरह?
नहीं गिवन है 20 ईयर्स, तो फिर डेप्रिशिएट करेंगे ना 20 ईयर्स पर डिवाइडेड बाय 20, लेकिन ये पूरे साल की डेफिनेशन आएगी और ये अक्टूबर से स्टार्ट हुई है यूज़ होना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12। जी बोलें 6.17। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब डेप्रिसिएशन भी ना भूलना, उधर लेके जाना। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी और बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ये मेरी बैलेंस शीट में चली जाएगी। क्या ख्याल है? और जो बच्चे यहाँ से उठा के बिल्डिंग ले गए होते, यहाँ ब्रैकेट में तो कोई मसला नहीं था, यहाँ वो कॉस्ट लिखते, डेप्रिसिएशन डेबिट, इधर क्रेडिट करके बुक वैल्यू कर देते। तो एक ही बात है, मैंने कहा चलो वर्किंग चल रही है चलने दो। जी बोलो बुक वैल्यू 488.06। ठीक है। अब ये क्लोजिंग कहाँ जाना है? 31 दिसंबर 22 की बैलेंस शीट में, और ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीपीई का क्या, कौन सा पीपीई है ये? ऑफिस बिल्डिंग। एग्जामिनर भाई अगर आप देखना चाहो और आपको समझ आए वहां पे जाके जो कुछ हमने किया है, तो आप वर्किंग 4 में देखो जाके, यहाँ पे कुछ नहीं था। बोलो 17 ये एक्सपेंस आप आ गया। ठीक है, मैं ये क्रॉस आपके लिए लगा रहा हूँ, पर्चे में बस डैश लगा दो, छोड़ दो, मतलब नहीं है कुछ। ठीक है। और ऑफिस बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? हाँ 488.06। ये लॉन्ग पेबल कोई है? कुछ पेबल नहीं, इसी साल में पेमेंट हो गई थी। साल के एंड पे कुछ आखिरी पेमेंट किस दिन हुई है? ये 1 अगस्त को 22 को, तो 31 दिसंबर 22 तक तो कोई पेबल नहीं है। और ये लोन भी क्या हो गया? रीपे, तो कोई पेबल नहीं है। और जनरल लोन का वही मसला है, जनरल लोन का उसने हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं बताया हुआ, बल्कि कुछ भी नहीं बताया हुआ। ठीक है, उसने तो हमें एवरेज बैलेंस भी नहीं बताया, बस इंटरेस्ट रेट बता दिया। ठीक है, और कुछ चीज रह तो नहीं गई यार मुझसे? जरा देखो, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर भी आ गया। एक चीज रह गई है मेरे दोस्तों, इंटरेस्ट के बारे में उसने तो नहीं बताया था कि 9 महीने का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 21 की शाम को पे हो गया है। ये मुझसे रह गया है, सॉरी, ये मुझसे रह गया है। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल का मतलब क्या? वो स्पेसिफिक लोन 16% वाला, उसके 9 महीने का इंटरेस्ट बैंक को पे करना था ना। हमने तो 11 महीने का इकट्ठा ही पे किया कि जब लोन रीपे किया तो तभी किया होगा। खामोशी केस में यही कह सकते हैं, उसने कहीं नहीं लिखा होता कि 6-6 महीने बाद पे होना है या 9 महीने बाद पे होना है या साल बाद होना है। तो फिर नॉर्मल असम्पशन यही है, साल बाद ही होना था, लेकिन उससे पहले ही लोन चला गया तो फिर उस वक्त हमने 11 का इंटरेस्ट रीपे कर दिया होगा। लेकिन 31 दिसंबर 2021 पर तो नहीं ना पे हुआ, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, तो वो पेएबल है। ठीक है, लेकिन यहां पे तो कुछ भी नहीं है। 200 का लोन लिया था 16% के हिसाब से, कोई नहीं खैर है। 9/12 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक का इंटरेस्ट कितना बनता है? ये 24 मुझसे भूल गया, माजरत। तो अब ये देखें, मुझसे भी भूल गया सवाल कराते हुए, मुझसे भी, मेरी भी नज़र से गुजर गया। तो ऐसे तो आपकी नज़र से 3-4 चीज़ें गुजर गई होंगी, तो मसला नहीं है। 17 में से मैंने क्या कहा, आपने 10 नंबर लेने थे ऐसे सवाल में से, बाकी आसान सवाल पड़े होते। ठीक है, तो भाई एक बार ज़रा उधर तस्वीर खिंचवाएं इनको। उसके बाद आ जाए इधर, यहाँ पे आप बच्चों को तस्वीर खिंचवाएं। फिजिकल वाले बच्चे खास तौर पे क्वेश्चन की भी खींचते हैं, वो भी मैं एंड पे दिखा देता हूँ। वर्किंग 1 2 जरा इधर ले आया था, और वर्किंग 3 अलग अलग नजर आ रही होगी। ये ऐसे है। ठीक है, उसके बाद ये वर्किंग ज़रा ज़्यादा हो गई है, ये भी 1 बाय 1 ही करो। ये 7 कमेंसमेंट सेशन को ले लो बीच में। चलो फिर से सीट पेमेंट को अलग कर लेते हैं। यहाँ तक की पिक्चर, हाँ 17 का ही है आपके लिए। तो ये मैंने कहा ना 10 नंबर बड़े हैं इसमें, और 10 आ भी आते। पहली 2 एडजस्टमेंट कब की हो गई हैं? तीसरी में भी कोई यार कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग तो सही लिखी ली होगी, कोई इंटरेस्ट एक आता तो सही निकल ही आया होगा, और ठीक है ना। तो लड़ाई करने वाले को पासिंग मार्क्स इसमें से 10 से भी ज़्यादा मिले होंगे। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सवाल करवाते हुए मैं भी कह रहा हूँ, पर्चे में बैठता तो शायद 2-3 चीज़ें मुझसे भी स्किप हो जानी।
आजकल स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं, स्टूडेंट लाइफ में तो शायद मुझसे होता ही ना, वही 10 नंबर लेके मैं भी साइड पे हो जाता, हम भी ऐसे ही थे भाई। वरना तो अगर सारा सवाल पास सही करके पास होना होता तो फिर तो कोई भी पास ना होता। ये बाकी का रह गया जी, रिसीट पेमेंट। और 1 मिनट, चलो ऐसे भी खींच लो तस्वीर, लेकिन फिर मेरा जो दिल था कि इसको छुपा दूं, इसको इग्नोर करके भी काम चलाना था, बेसिकली ज़बानी करना था ये, तो आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें इस तरह से, ठीक है ना। तो ये तस्वीर ऐसे भी खींच लो और ये तस्वीर ऐसे भी खींच लो, जिसने जैसे खींचनी है, ठीक है। फिर जी ये सवाल के साथ जो हमने अशर किया है, अगर इसकी कोई पिक्चर लेना चाहें बच्चे, जो काम की है पिक्चर वो तो यहीं से ही है, तो यहाँ से ले लें पिक्चर। नज़र तो कुछ नहीं आ रहा होगा, कोई ऐसे कर लें तो फिर आधा आधा हो जाएगा। ये सवाल ऐसे रेनी डेज के लिए रखे गए होते हैं जिनमें और कुछ नहीं करवाया जा सकता ताज़ा ताज़ा। ठीक है जी, चलें जी ख़त्म करें, अभी मशवरा करते हैं, अभी पॉज करें, मशवरा करते हैं अब टेस्ट डिस्कशन की हाजत है या नहीं है। अच्छा जी ठीक है, हमारा आपस में ये मशवरा तय हो गया है जो मैंने तय कर दिया है कि पार्ट A2 जो है ये ख़त्म करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद मैं एक लेक्चर 52 का पार्ट B ये इस नाम से करूँगा, लेकिन ये होगा कुरैशी स्टील वाले क्वेश्चन की डिस्कशन, कुरैशी स्टील जो आपको पिछले टेस्ट में आया है, ठीक है। और ये डिस्कशन होगी पिछले सेशन से, मैं अब ढूंढता हूँ जाके, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, अगर नहीं मिलेगी तो मैं रात तक आपको मैसेज करके कम्युनिकेट कर दूंगा ग्रुप्स में कि मुझे ये नहीं मिला, और फिर किसी वक्त कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये कुरैशी स्टील, मुगल स्टील के बाद पेशे खिदमत है कुरैशी स्टील, ये आपका टेस्ट नंबर 6 था ना जी, बोलो टेस्ट 6 है। तो इसकी डिस्कशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ग्रुप्स में भी भेज दूँगा लिंक, यूट्यूब पे अपलोड करवा दूँगा, ठीक है। तो अगर सही हुआ तो, वरना फिर बता दूँगा, मिल गया तो ठीक है बता दूँगा, कि नहीं मिला तो अगले वीक में कर लेंगे। अभी बच्चे कह रहे हैं हमारी बस होगी और मेरी भी बस होगी, आपस की बात है, ये काफ़ी लंबा हो गया सवाल, पर शुक्र है समझ आ गया, ठीक है जी। तो ये डिस्कशन मैं अपलोड करवा दूँगा इंशाल्लाह आज ही, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह हाफिज़।